सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। और रेणु जी, बहुत इंतजार था हम सभी बारिश को का ना। बारिश के साथ साथ। अच्छा आपने घुमा दिया, लेकिन मेरे दिल की बात और हमारे सभी सखियों और श्रोताओं की बात कि उन्हें बहुत दिन से इंतजार था कि रेणु जी कब आ रही हैं। तो देखिए, तो बस बारिश के संग आ गए ना, फुहार पड़ी और हम आ ठंडी गए फुहार फुहार लेकर के साथ। जी। तो देखो ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं रास्ते में कभी कभी देर हो जाती है। आजकल तो मौसम भी ऐसा है कि कहीं कुछ कुछ ऐसे ऐसे जानवर भी मिल जाते हैं ना कि आपको रुकना पड़ जाता है। मंजरी है कि नहीं? आप कहीं पे रुक गई थी? हाँ, और क्या? हम लोग इतना इंतजार कर रहे थे आपका। तो देखो अब इंतजार के बाद जब मिलते हैं ना तो उसका मजा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी अपनी क्या कहना चाहिए कि महत्व बढ़ाने के लिए भी लोग गायब हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। लेकिन भाई ऐसा है कि महत्व की बात जहां तक है तो सखी सहेली और हमारे श्रोताओं का जो आपस में संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विषय है वो भी हमें लगता है कि आज के काफी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का स्मृति दिवस है, तो उनके विचार हम कुछ जानेंगे। और सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे सुशीला सामंत जो कवित्री हैं उनके बारे में बात करेंगे। और भाई आज का दिन है, प्रतीक्षा की बात कर रही हूँ ना, तो एक हफ्ते के इंतजार के बाद आज चित्रलेखा हम लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारी सखियों को, हमारे सभी श्रोताओं को इसका इंतजार रहता है। ये एक ऑडियो बुक है भगवती चरण वर्मा के महान उपन्यास चित्रलेखा का। और ये ऑडियो बुक जो है इसका हम 13वां भाग आज सुनेंगे, है ना? जी बिल्कुल। और देखिए ना, जैसे कि आप आई तो हमने आपका स्वागत किया, लेकिन हमने कुछ ऐसी बात नहीं करी ना। नहीं की? तो नहीं की। हम तो डर गए थे लेकिन क्योंकि आज हमारा जो विषय है ना कि घर में किसी के आने पर बातें। हाँ, तो देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे इसके स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे कि घर में दिनचर्या के बाद कोई भी व्यवसाय पर गया है या यूं ही खरीदारी करने हमारी बहनें गई हों या कोई नौकरी से आ रहा हो, जो सुबह गया है शाम को आ रहा है या 2-4 घंटे बाद आ रहा है, वो जब आता है तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए और कभी-कभी हम अनायास क्या गलती कर बैठते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हमारी जो सखिया और श्रोता हैं वो अपने अपने अनुभव बताएंगे, अपनी अपनी बातें लिखेंगे, है ना। और आज क्योंकि सौंदर्य साधना की बात हम लोग करते हैं तो वैसे तो सबको पता रहता है कुछ कुछ टिप्स। नहीं सुंदर है ना, एक बहुत अपने आप में तपस्या है, साधना है, तो थोड़े टिप्स हम भी दे देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे टिप्स, ताकि आसान हो जाए थोड़ा सा। और जैसे कि ये जो शब्द हैं जिनको जीने की बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो इन शब्दों को, इन वाक्यों को कहना चाहिए कि उन्होंने हमें बार-बार याद दिलाया, हमें बार-बार याद दिलाया कि हम ऐसा करें। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। और सन 1871 में 8 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलियन संस्थान में आपने दाखिला लिया, जहाँ वे स्कूल गए, है ना? जी। फिर 1877 में आपका परिवार जो है वो रायपुर चला आया और 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वे एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए थे। और वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक भी थे। और आपकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वे प्रशिक्षित थे। शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी उनकी रुचि थी और 1984 में कला स्नातक की डिग्री उन्होंने पूरी कर ली। कह सकते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्तित्व, चुंबकीय व्यक्तित्व था ना। और इतनी ज्यादा उनके में कलाएं थी हर विधा में, जिसमें भी उन्होंने जैसे कहते थे ना कि छू लिया तो बस उसको सीख लिया एक बार में। इतनी कम आयु में उन्होंने बहुत कुछ सिद्ध हस्त कर लिया था। 1880 में नरेंद्र जी
इनका बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद का जो था नरेंद्र दत्त था। हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण मिशन सब जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन से बहुत प्रभावित हुए, वो उनके गुरु भी थे कह सकते हैं। और ऐसे गुरु, ये ऐसे शिष्य थे कि जिनका कि गुरु इंतजार करता था कि भाई हमारे शिष्य नरेंद्र आए, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे थे गुरु कि वो अपने शिष्य की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि भाई गुरु भी तो विवेकानंद जैसे थे उनके। और श्री केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। फिर आपका जीवन गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित ही था पूरी तरह से। आप उनकी सेवा में सतत लगे रहे और 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण करके पैदल पूरे भारत भ्रमण की, मतलब उन्होंने कहना चाहिए भारत भ्रमण किया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को के विचारों से बहुत कुछ सीखा भी। उन्होंने ये जो भ्रमण किया वो सिर्फ इसलिए नहीं, उन्होंने आत्मज्ञान के लिए किया और ज्ञान के संकलन के लिए किया। 30 वर्ष की आयु में शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। बिल्कुल। और आप एक संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। और वे कहते थे कि उठो जागो, जो हम लोगों ने अभी बताया कि स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ, विवेकानंद जी ने अपने अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। सही बात है। जितना भी इनको पढ़ा जाए, जितना भी जाना जाए, कम ही लगता है। और 4 जुलाई सन 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान वो किया करते थे और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली, ऐसा उनके शिष्यों ने कहा था, बताया था। और उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से भी अधिक केंद्रों की स्थापना की। और आज उनके स्मृति दिवस पर हम उन्हें हृदय से सच्ची पुष्पांजलि अर्पित करते हुए याद करते हैं। बिल्कुल। और उनके कहे हुए जो वाक्य हैं जो जीवन के लिए बहुत यथार्थ साबित होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। बिल्कुल। और वो कहते थे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है और हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं और संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। देखो, प्रेम के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है और जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूं और मेरी सारी शिक्षा वेदों के उन महान सत्यों पर आधारित है जो हमें समानता और आत्मा की सर्वत्रता का ज्ञान देती है। सफलता के 3 आवश्यक अंग हैं, शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता, लेकिन इन सब से बढ़कर जो आवश्यक है वो है प्रेम। बिल्कुल। और इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने पूरे जीवन चरित्र के निर्माण पर बल दिया। वे एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना था, ना कि केवल नौकरी करना है। बिल्कुल। देखो, ये बात आज भी उतनी ही लागू होती है। तो ऐसे महान विचारक जब कुछ कहते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उस समय के लिए बस महत्वपूर्ण है, आज भी उतनी ही कहना चाहिए कि प्रासंगिक है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक शिक्षा के बजाय व्यवहारिक शिक्षा, आप अगर बहुत पैसे वाले हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं है तो शिक्षा और शिक्षित होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, कि नहीं। इसलिए चरित्र निर्माण का उन्होंने जो बीड़ा उठाया और उस पर जो महानता उसकी बताई, उसको महत्व को बताया, उसको हम नहीं नकार सकते, हैं कि नहीं। शिक्षा चरित्र निर्माण नहीं करती जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती और जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। तो यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करे। और ऐसे ही उन्होंने कहा, चिंतन करो, चिंता नहीं, आए नए विचारों को जन्म दो। जब विचार करेंगे तभी कुछ नया आएगा, है ना। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनकी एक एक बात, रेणु जी, कहा जाए तो अमृत के समान है, मोती की तरह लगता है कि पिरोते जाओ अपने जीवन में, उसको डालते जाओ। बिल्कुल सही बात है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन गीत सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर।
भाई हमारे बहुत सारे साथियों ने विवेकानंद जी को याद किया है, नमन किया है और लिख रहे हैं। बहुत तरीके की बात है ना, जैसे हम लोगों ने कहा कि उनकी तो बातें खत्म ही नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और पूरे जैसे शिकागो सम्मेलन की जब भी बात होती है या जब भी विवेकानंद जी की बात होती है तो शिकागो सम्मेलन की बात आ ही जाती है कि नहीं जी। तो ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और देशभक्ति पर अपने व्यवहारिक भाषणों से देश के युवाओं को प्रेरित किया है। बाद में भारत के कई विचारकों और नेताओं ने पवित्रता का जीवन जीने के लिए उनके मार्ग का अनुसरण किया है। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है। और रेणु जी, अभी जो हम लोगों ने इतना प्यारा सा ये गीत सुना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो ये हमने लिया था फिल्म दो आंखें 12 हाथ से। जी हाँ। और इसके बाद आज क्योंकि सखी विशेष में हम बात करने जा रहे हैं सुशीला सामंत जी के बारे में। हाँ। तो सुशीला सामंत हिंदी की पहली भारतीय आदिवासी कवित्री कही जाती हैं और साथ ही आप पत्रकार, संपादक और स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी रही। हिंदी कविता में आप महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की समकालीन हैं। जी हाँ, सुशीला सामंत या सुशीला सामंत भी कहा जा सकता है ना। सुशीला सामंत झारखंड के सिंहभूमि के लौजोड़ा गांव में 7 जून सन 1906 में जन्मी और एक मुंडा आदिवासी समुदाय से है। आपकी माँ का नाम लालमणि सांडिल और पिता का नाम मोहनदास सांडिल है। वे कुल 5 बहन और एक भाई और अपने पिता की ये 5वीं पुत्री। अन्य बहनों का नाम बड़ा प्यारा है, मुन्नी, सोना, चांद और तारा। एक भाई का नाम हरिपद सामंत। और सुशीला जी की शिक्षा प्राइमरी स्कूल और स्थानीय एसपीजे मिशन स्कूल में हुई। उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में स्कूल छोड़ा था। स्कूल छोड़ने के लगभग 5 साल बाद 15-16 साल की उम्र तकरीब उनकी रही होगी और उनका विवाह शिवचरण सामंत से हो गया। वे एक कंपनी में काम करते थे। सुशीला की बड़ी बहन तारा सामंत, जो कि देवेंद्र सामंत से भी आई थी, दोनों में बहनों में खूब पटती थी और जाहिर है कि उनके जो पति थे यानी कि इनके बहनोई, वो भी इन्हें अपार स्नेह रखते थे। इसलिए जब सुशीला माँ बनी तो उनकी बहुत इच्छा हुई कि वो पढ़ाई करें और उनके एक बेटी हुई। उनकी बहन और बहनोई ने उनका पूरा साथ दिया, यानी कि फिर आगे से उनकी पढ़ाई करवाई। बिल्कुल। और सन 1931 में सुशीला सामंत ने प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका की परीक्षा पास की। फिर 1932 में वहीं से सफलतापूर्वक विनोदिनी और 1934 में विदुषी बीए ऑनर्स की शिक्षा पूरी की। इस तरह से वे हिंदी माध्यम से हिंदी विदुषी होने का गौरव प्राप्त करने वाली महिला बनी और भारत की प्रथम आदिवासी महिला हुई जो जिन्होंने ये हिंदू विदुषी का जो गौरव प्राप्त मिला। तो वे जब प्रयाग में थी तो उनके मित्रों ने उन्हें सुझाव दिया कि अपनी रचनाओं को पुस्तक रूप में छपवाओ और तभी से वे साहित्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई, यानी कि उन्होंने छपवाया। और उनका पहला संग्रह प्रलाप था। प्रलाप सन 1935 में आया और इसके बाद सपने का संसार दूसरा काव्य संग्रह आया। ये दूसरा काव्य संग्रह 1948 में छपा था। अपने साहित्यिक सामाजिक पत्रिका चांदनी का संपादन प्रकाशन का कार्य भी किया और तत्कालीन बिहार में गांधी जी की एकमात्र आदिवासी महिला सुराजी की आंदोलनकर्ता भी थी। वे बिहार परिषद में एमएलसी भी रही और सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य क्षेत्र के साथ साथ अनेक वैधानिक दायित्वों का भी सुसंगठित तरीके से उन्होंने निर्वाह भी किया। हाँ, वैसे अगर देखा जाए मंजरी तो बहुत आयाम है इनकी जिंदगी के, सुशीला जी के। भाई एक तो आदिवासी होने के बाद भी इतना पढ़ने के प्रति उनकी तीव्र इच्छा, फिर राजनीति में आना, लेखन का कार्य करना, मतलब और फिर स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत सारे गुणों से भरपूर। जी हाँ। तो उन्होंने अपने बारे में खुद ही बताया कि मुझे अपने अध्ययन में किसी विद्वान अथवा अध्यापक से सहायता नहीं मिली। मैंने जो कुछ सीखा एकमात्र अपने अध्यवसाय के द्वारा ही सीखा और जाना। और सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू हुआ था तो अपनी 1.5 साल की बच्ची को माँ की देखरेख में छोड़कर वे गांधी जी के साथ हो गई और इसके बाद तो झारखंड में महिलाओं को वो संगठित करने लगी। और सुशीला जी ने लिखा भी कि 1932 में लिखा कि स्त्रियों के अंदर जागृति और शिक्षा प्रसार करने के निमित्त महिला समिति तथा महिला मंदिर की स्थापना की गई और इसमें अध्यापन दायित्व का भार भी मुझ पर ही था। उन्होंने ये लिखा है, ये इनके मतलब बताए गए बातें हैं। जी।
और सुशीला जी के काव्य संग्रह प्रलाप में 43 रचनाएं और सुंदर, जो कि बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी हैं। छोटे छोटे सरस छंदों और कोमल मधुर शब्दों में भावों को कवित्व के रूप देने में बड़ी ही सुंदर उन्होंने लेखनी चलाई। और आपकी कविता जैसे समर्पण, आह, वीणा, पुजारी, बंद कपाट, उस पार, अभिलाषा आदि हैं। और आपने अपनी मातृभाषा में भी वो लिखा करती थी जी। और 10 दिसंबर जी 1960 को वे इस संसार से विदा हो गई। कविता जो है समर्पण की कुछ पंक्तियां हैं। ये लिखती है समर्पण की कविता अपनी कि परिमल नहीं, पराग नहीं, नहीं रहा वह सुंदर राग, तो भी इसे खिला सकता था नाथ तुम्हारा प्यारा बाग। ईश तुम्हारे मृदु हाथों में देने को मैं यह कलिका पल पल करके गिनती रहती, किंतु आ गई वो घटिका। कुचले कभी न इसका गात, कुचले कभी न इसका गात, इस जग का आतप संताप अपना कर रखना है नाथ, पड़े न यह क्रूरों के हाथ। ये तो चंद पंक्तियां समर्पण की हैं और आह की भी कुछ पंक्तियां हैं। तृप्त हृदय की न्यारी आह, तृप्त हृदय की न्यारी आह, बन के अतितम घोर प्रदाह, झुलसने चली देखिए चाह, डाह के मन मंदिर की था, डाह के मन मंदिर की था, हरियाली को करके ध्वंस, शुष्क किया पत्रों का वंश, लेकर मरुहृत की ही अंश, विचर रही है हो विध्वंस, इच्छाओं को करके धूल, कुचल कामनाओं के फूल, मानस सरिता का तजकूल, सब प्रकार के हो प्रतिकूल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और जब पढ़ो तो खुद भी सीखने को भी मिलता है, अपने अंदर भी कविता लिखने की कुछ वो जग जाती है। मंजरी, अब 4 लाइनें सुनाएंगी थोड़ी देर बाद। नहीं बस आइए मत अभी। हाँ, अभी तो हम गीत सुना देंगे। चलो तो फिर अच्छा है ना, पंक्तियों से तो अच्छा गीत है, गीत सुन लेते हैं। जी। कारे कारे बादरा जा
जो बादल आए जाए सब कुछ ठीक है, लेकिन घर से भी लोग जो बादल की तरह जाते हैं और फिर आ जाते हैं, मतलब आ जाते नहीं, आते हैं, ये खुशी की बात है। घर होता ही इसीलिए है कि हम अगर पूरे दिन किसी काम से निकलें या थोड़ी देर के लिए भी कहीं निकलें तो फिर से उसी शीतल छांव में आ जाए घर की, जहाँ बड़ा सुकून मिलता है। कितने भी अपने दोस्तों के घर कहीं पर भी कहीं पे भी हो, लेकिन अपने घर में जब अंदर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो सुकून वही मिलता है अपने घर में। हवा ही अलग होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हवा अलग होती है। और हमारे पास देखिए एक कमेंट आया है कि अपने घरों में माँ को सासू माँ, खुद भी घर के गार्जियन का आने का समय हो गया तो सारे घर व्यवस्थित हो जाएं, चाय नाश्ते का अच्छे से प्रबंध हो जाता था। कुछ महिलाओं को मैंने देखा कि अगर ऑफिस से बाजार से पति को आने में थोड़ी भी देर हुई, तानों से ही स्वागत करती हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी, सब्जी मंडी गए थे, किसान के खेत में चले गए थे क्या, और निश्चित ही जो सामान लेकर आएगा वो थका होगा, इन बातों से चिढ़ जाएगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चन कर देती महिलाएं कि वो परेशान हो जाते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। चिंता होना, देर से आने की चिंता होना लाजमी है, पर थोड़ा उन्हें सुस्ता लेने देने के बाद, पानी देने के बाद आराम से पूछे, मतलब उसमें कोई देरी तो होती नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आते ही आप प्रश्नों की बौछार ना कर दें, बल्कि थोड़ा पानी पिलाएं। लेकिन हम इस बात से नाराज हो गए कि तुमने कहा कि औरतें ऐसा कर देती हैं। अब देखिए जिसमें लिखा है तो हम क्या करें, तो हम ये करें कि ये बात दोनों पर लागू होती है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है, ये जब हम परवरिश करते हैं या बच्चों को बताते भी हैं, और या हम खुद जब करते हैं तो बच्चे भी कुछ ऐसा ही सीख जाते हैं। तो आप खुद भी आते हैं तो बच्चे भी ऐसे तमाम सवाल करते हैं, या अपनी सवाल नहीं करते कि आप कितनी देर से आ रही है, बस आते ही बताने लगते हैं कि देखो देखो हमारी फलानी चीज टूट गई, आज हमने ये किया था रसोई घर में और ये चीज टूट गई, आते ही बताने लगते हैं। तो वो कितना समस्यापूर्ण हो जाता है कभी कभी। या आते ही अपनी कोई मांग रख दी हमने, तो ये सब ले दे के क्या हो जाता है कि जो चीज बड़ी आसानी से निकल जानी चाहिए थी, राई की तरह होती, वो पहाड़ बन जाती है। होता है, ऐसा ही है कि ऐसा हाँ जब घर में आए नहीं कि बस इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इस तरह की बातें, या किसी का फोन आया था तो उसकी मैसेज ही बताए डाल रहे हैं, या आपके किसी से झगड़ा हो गया है अड़ोसी पड़ोसी का, वो भी बताए दे रही है। तो वो तो बाहर से आए थके हारे, अपनी पता नहीं किन परेशानियों से घिरे हो, कैसा माहौल हो। कभी कभी ये भी कहा जाता है, अरे सिनेमा ही तो देखने गई थी, उसमें थकने की क्या जरूरत है, अरे घूम फिर के आ रहे हो तो फिर आराम से आए हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी मनोरंजन स्थल से भी आ रहे होते हैं तो भी रास्ते में बहुत सारी बातें होती हैं, या घर के दरवाजे पर ही कुछ ऐसी घटना हो गई या कोई ऐसा वाकया होगा जिससे कि आप व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और जब आप घर में आते हैं तो घर वालों को वो नहीं पता होता है। बिल्कुल, और वो इस बात के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, वो क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और आप फिर परेशान हो जाते हैं। जी। तो तरीका तो यही है ना कि भाई थोड़ा सा अपना आराम कर लेने दो, चाय वाय पिला दो बढ़िया से, तब अपना बातें पूछो तो ठीक भी है। और केवल ऐसा नहीं है कि बाजार की बात हो रही है, ऐसा ही बच्चे स्कूल से आते हैं तब भी हमें लगता है कि अरे ये तो बड़े खुश मिजाज होके आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आज उसका मन कुछ उद्विग्न हो, कुछ परेशान हो, जाहिर नहीं करना चाह रहा है, लेकिन आते ही हम सवाल करने लगते हैं कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। कभी कभी बच्चे नहीं बोलते हैं तो हम उस पर और भी डांटने लगते हैं कि तुम बताते क्यों नहीं हो, सारी बात बताया करो, ये सब चीज भी हो जाती है। तो बच्चे ना झुंझलाएं, उनको मतलब थोड़ा सा छूट दे दे, फिर धीरे धीरे पूछे। लेकिन हाँ, बच्चों से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उनकी मन की बातें निकल कर सामने आती हैं और बहुत सी समस्याएं होती है। या कभी किसी दोस्त से किसी से मनमुटाव हो गया तो वो आपको बताएगा तो आप उसका हल भी बता सकती हैं। तो एक तरीके से घुलना मिलना भी चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं होना चाहिए। और वही बच्चों को भी है सोचना चाहिए कि पापा आए नहीं कि बस पूछने लगे, मम्मी ने तो पूछा नहीं, पापा से पहले वो पूछ लेते हैं, पूछ भी लेते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसा भी सामान होता है, जैसे कि अब बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कल जैसे उनको विद्यालय में कुछ उनको ड्राइंग की कॉपी ले जानी है, या कोई पुस्तक खरीद के लानी थी, या रंग लेकर आना था, स्केच पेन लाना है, स्केल लाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, या कोई क्राफ्ट का काम है वो सामान लेके आना है, तो पापा आएंगे तो लाएंगे। तो बच्चे तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, और ऐसे में जैसे ही वो आते हैं शुरू हो जाते हैं बच्चे, फला चीज लाए कि नहीं पापा आप। तो बस अगर वो भूल गए हैं तो एकदम हताश हो जाते हैं, उन्हें ग्लानि होने लगती है, और कहीं वो परेशान थे तो वो दुगनी हो जाती है। बिल्कुल, और इस मामले में फिर बच्चों की पिटाई भी हो जाती है। जी। और तो जैसे इसमें जिम्मेदारी आ जाती है हमारी बहनों की, बहनों की आ जाती है। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो बच्चों को स्कूल से चीजें होती कि कल ये ले आना, वो ले आना, खरीद के लाना, तो पूछने से ये रहता है कि टाइम, रात अंधेरा होने से पहले, दुकानें बंद होने से पहले उनका सामान आ सकता है। हाँ, लेकिन ये इन सारी चीजों के लिए मंजरी एक बात है कि ये तो या तो देख
देख लें, घर में जो भी है, स्त्री या पुरुष, जो भी जीवन साथी आपका है। आजकल तो हमारी बहनें भी बहुत काम पर जाती हैं, विलंब से भी आती हैं, हो सकता है कि आपके पति घर पर हों, वो देख लें, जिम्मेदारी से पूछ लें, या वो पता चल जाए कि घर से वो अपने दफ्तर से निकलने वाले हैं या कार्यस्थल से निकलने वाली हैं या निकलने वाले हैं, तो उन्हें याद दिला दें कि देखो ये चीजें लानी है, फिर से याद दिला रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना, बच्चे का मामला है, अगर नहीं ला सकते हो बता दो, मैं मंगवा लूं। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ व्यवस्था रखना चाहिए ताकि इन सब छोटी मोटी समस्याओं को हम निकाल सकें और उससे बड़ी आसानी से बाहर आ जाए। और कई बार ऐसा किस्सा भी हमने फेस किया है कि कोई बच्चा है, वो अपनी मम्मी से बार बार कह रहा है, लेकिन माँ उनकी मोबाइल पे लगी हुई है, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारी, तो वो जगह भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, ऐसा मतलब मेरे रियल का है, संदेशा भेज रही हूँ कि ये सामान ला दो। नहीं ये नहीं, मतलब बच्चों ने बताया कि मम्मी ऐसा करती थी, सामान नहीं आ पाया उनका, तो ये सामने का अनुभव है मेरा। सारी मम्मियां जो है वो सचेत हो जाए, क्योंकि जो भी इस मामले में सतर्क रहें कि बच्चे पुनः इस तरीके की शिकायत ना करें, शिकायत ना करें। और देखो एक बात तो है कि केवल बच्चे शिकायत नहीं करते, बल्कि उन्हें जो समस्या का सामना करना पड़ता है, खराब लगता है, वो बहुत खराब बात है। तो समस्या का सामना ना है, इसलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। तो भाई हम सामान लेकर हाजिर हो गए, बिल्कुल, कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत करते हैं। और सामान क्या, हम तो चित्रलेखा लेकर हाजिर हैं भाई, क्योंकि हमारा सामान तो आज का यही है और हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे, तो भाई उन्हें हम कोई शिकायत का मौका तो नहीं देना चाहते मंजरी, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहते। और देखो क्या होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, तमाम सवाल होते हैं, अभी बातें इसमें भी बहुत सारी हैं, जब कोई कहीं से आए तो और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन पहले हम ये धारावाहिक सुन लेते हैं, चित्रलेखा 13वां पाठ। चित्रलेखा। हिंदी कथा लेखन को चर्चा का विषय बनाने वाले उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की कृति चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में उसके पास दीक्षा लेने आई, किंतु नर्तकी का उन्मत्त यौवन योगी के संयम की दीवारों पर आघात करने लगा। अंततः योगी ने चित्रलेखा को दीक्षा देना अस्वीकार कर दिया। निराश चित्रलेखा लौटने को उद्यत हुई। अभी द्वार तक ही पहुंची थी कि एकाएक जैसे बेबस योगी पीछे से पुकार उठा। चित्रलेखा वापस कुटी में लौट आई। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली। बोलो, क्या कहते हो? सुंदरी, किस भूल की ओर तुमने संकेत किया था? अपनी जान में मैंने कोई भूल ही नहीं की। क्षमा करना देव, जिसको मैं गुरु बनाने आई हूं वो भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों के लिए
क्षमा चाहती हूँ। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, और शायद तुम ये भी पूछो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया था। मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मैंने ये सब क्यों किया। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूं, वो ये है, मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूं। असमर्थ ही नहीं हूं, वरन ये काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और उसके लिए मैं तैयार नहीं। देव, तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये मैं अभी ठीक तरह से नहीं कह सकती, पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। अभी तक आशा थी कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वो आशा भी लोप हो गई। पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी, मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूं और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूं और तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंद्विता है। योगी, तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकल जाते हो। ठीक ही है, प्रयत्न करूंगी कि भविष्य में मैं तुमसे मिल न सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हों, योगी, मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूं। कुमार गिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वो चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के पुरोजों से स्पर्श कर गए। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? क्योंकि तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमार गिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमार गिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। कुमार गिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसकी भी श्वास गर्म हो गई थी। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमार गिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। हाँ? कुमार गिरी चौंक उठा। वो इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वो मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पिणी के पास तक उसे बिना देखे हुए पहुंच जाता है, और उसी समय जब सर्पिणी उसे डसना चाहती है कोई दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे सचेत कर देता है।
सामने विशाल देव खड़ा था। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गया। वो आज पराजित हुआ था नर्तकी से, अपने शिष्य के ही सामने। और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वो उस सर्पिणी की भांति फुफकार कर विशाल देव की ओर मुड़ी, जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही उस मनुष्य पर टूट पड़ती हो। युवा, तुम कौन हो और यहां इस समय क्यों आए? मैं गुरुदेव का शिष्य हूं और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया था। हाय रे भाग्य। अच्छा, अब जाती हूं गुरुदेव, पर इतना ध्यान में रखना कि मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूं और तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। मैं जनरव से निकलकर एकांत में आना चाहती हूं। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूं। तुम्हें समय दे रही हूं गुरुदेव कि इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो, मुझसे डरने का कोई कारण नहीं। तुमने वासनाओं पर विजय पाली है नाथ, इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। विशाल देव, तुम मूर्ख हो। उस समय चंद्रमा अस्ताचल के नीचे उतर रहा था। श्वेतांक, स्वामी, बतला सकते हो तुमने आज क्या देखा? आज योगी कुमारगिरी को स्वामिनी ने पराजित किया है। मुझे कितना हर्ष है। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक, मुझे दुख है। तुम हंस सकते हो, मैं भी शायद हंस सकता हूं, पर मेरी आत्मा रोती है। मैं स्वामी का तात्पर्य नहीं समझ सका। समझ भी किस प्रकार सकते हो? तुमने अभी संसार नहीं देखा है। तुम अनुभव से रिक्त हो। जिसे तुम चित्रलेखा की विजय समझे हो, वो उसकी बहुत बड़ी पराजय है। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजय नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। चित्रलेखा के अनिंद्य रूप यौवन की मदिरा से योगी कुमारगिरी का संयम लड़खड़ा गया। क्या ये चित्रलेखा की एक और विजय थी? किंतु चित्रलेखा तो स्वयं तपस्वी के सजीले पौरुष पर आसक्त होकर उसके पास आई थी। बीजगुप्त ने श्वेतांग से सच ही कहा, विजयी कोई नहीं हुआ। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों ही पराजित हो गए, किंतु जय और पराजय के, वासना और संयम के इस खेल में बीजगुप्त कहाँ था? उसके मन प्राण की क्या दशा थी? अगली कड़ी में हम श्वेतांक और बीजगुप्त के इस वार्तालाप का शेष भाग पढ़ेंगे और तभी जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर।
आज की कड़ी में विचलित योगी कुमार गिरी बने थे सुधीर पांडे और उन्मत्त नर्तकी चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल। प्रेमालाप का व्यवधान विशाल देव थे कुमार राम प्रवेश। श्वेतांक और बीजगुप्त को साकार किया अमरकांत और कमल शर्मा ने। सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को साकार करने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। तो अभी सभी ने सुना ये धारावाहिक चित्रलेखा, इसका भाग 13 हम लोगों ने सुनवाया और मुझे उम्मीद है कि ना रेनू मैम कि सबको बहुत पसंद आया होगा। अरे है ना? सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने जैसे कहा ना कि बड़े इंतजार के बाद कार्यक्रम जब शुरू होता है तो एक अजब सी चहल पहल हो जाती है और मन खुश हो जाता है। तो चित्रलेखा के लिए भी हमारे साथी इंतजाररत रहते हैं। तो उन्होंने सुना और उन्हें जरूर अच्छा लगा होगा। हम बात कर रहे थे किसी के घर पर आने पर ना, तो मेहमान नवाजी के लिए 2 शब्द हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। हम उसके बाद गीत सुनवाएंगे, लेकिन पहले 2 लाइन पढ़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया बात इन्होंने लिखकर भेजी है। जैसे आज हम लोग खिलखिलाने लगे, बजे तो बस डॉट 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 है ना? डॉट गाना बजेगा अभी तो। बिल्कुल। लेकिन एक संदेश और पढ़ देते हैं। हाँ, स्वागत। कि घर में जब घर के लोग वापस आते हैं तो हमेशा एक मुस्कुराहट से स्वागत करना चाहिए। बड़े आए तो सम्मान से और बच्चे आए तो प्यार से। पहला कुछ पल सिर्फ शांति में रहें, कुछ पूछना हो, बताना हो या अन्य कोई बात हो तो जब वह व्यवस्थित हो जाए तब ही करी जाए तो बेहतर है। वो हमसे कुछ कहना चाहे तो हमें इत्मीनान से सुन लेना चाहिए, है ना? और हमें अब इत्मीनान से एक गाना सुन लेना चाहिए। जरूर। मुश्किल दुनिया वालों से
प्रीत पराई किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई, दिल अपना तो ये प्यारा सा गीत हमने सुना, दिल अपना और प्रीत पराई टाइटल बिल्कुल। सॉन्ग था, है ये ना? बात तो है कि दिल अपना और प्रीत पराई ही होती जी, है, लेकिन बिल्कुल। प्रीत जो पराई है उसे अपना बना लिया जाए और जो भी घर में आए उनका मुस्कुरा कर स्वागत किया स्वागत जाए, किया है कि जाए और नहीं? उसके- और पहले उनकी सुन ली जाए, जी। तब अपनी सुनाई जाए, क्योंकि उनकी कभी कभी क्या होता है, हम इतने प्रवाह में बोलते हैं कि जो आगंतुक होता है या जो घर में वापस आया है वो चुप रह जाता है और हक्का बक्का देखता रह जाता है कि अब क्या करें अब इसके क्या आगे। करें, सही बात है। और ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग ये सीख भी तो देते थे ना, कि मुझे तो बहुत मिलती थी कि भाई कोई आया तो एकदम से बोलना मत। धीरे धीरे बोलना तो आदत ऐसी पड़ गई कि भाई थोड़ा इंतजार करके ही बोलेंगे। लेकिन हमारे एक साथी जी। ने बड़ी मुकम्मल बात की क्या? है और ये लिखा है कि अब कहाँ कोई किसी से बात करता है आने पर हाँ, जनाब, अब सही तो बात सब है। मोबाइल में गुम रहते हैं। बिल्कुल सही बात तो लिख ये कर बड़ी भेजिए। मजेदार बात है। जी। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। सही लेकिन हाँ, ये भी सही है कि हमें अपनी जरूरत रहती है या अपनी समस्या बतानी रहती है तो हम बस पटाख से उलट देते हैं। इसलिए उसमें हम देर नहीं करते। हाँ, इसीलिए मैं हम महिलाएं कहीं भी जाती ना कि बस जी। ये तो बोलेंगे जरूर। नहीं नहीं, पुरुष भी उलटते हैं। नहीं पुरुष भी उलटते हैं। चलिए आप पुरुष को शामिल कर लीजिए, हम नहीं, महिलाओं सभी को, ये तो सभी इंसान की फितरत है, जी। हम सब अपने जरूरत की बात फटाक से बोल देते हैं, तो हम बिल्कुल। समय निकाल लेते हैं। और- लेकिन हाँ, सौंदर्य की जब बात आती है तो हमें उस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो बहुत ज्यादा हमें प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे होठ गुलाबी हम सब रखना चाहते हैं कि मुलायम दिखता रहे, कोमलता उसकी बनी रहे, तो इसके लिए थोड़ी सी शक्कर ले लें, उसमें कॉफी पाउडर मिला लीजिए और इसमें जैतून या नारियल का तेल डाल लें और इसे अच्छे से मिला लें। फिर बिल्कुल। इसे होठों पर लगा दें। देखेंगे आप अगर इसको लगातार लगाएंगे तो गुलाबी जो है आपके होठ, उनमें फिर से वो गुलाबीपन आ जाएगा जो सूख से गए हैं, मुरझा से बिल्कुल। गए हैं, जो नीरस से हो जाते हैं, नीरस से हो हाँ, जाते हैं, जान आ बिल्कुल। जाती है। जी। और इसी तरह ब्लैक हेड्स के बारे में, जो हमारे नाक के या चिन के आसपास उठाते हैं, उनको हटाने के लिए पेट्रोलियम जेली उस स्थान पर लगा लें, नाक के पास और ठोड़ी पर, और थोड़ी देर बाद आप उसको एक टिश्यू से ढक के रखें 30 मिनट तक, और 30 मिनट के बाद आप रुई से उसको अच्छे से रब करते हुए पोंछ लें और धो लें, तो वो चीज़, या आपके पास जो पिन होती है मार्केट में आती है उससे आप निकाल सकते हैं, अगर आपको जी। निकालना आता है तो। ब्लैक हुड निकालने वाली जो आती जी, है वो, उसमें वो। छोटा सा छेद होता है बीच में, आप उससे हाँ। दबा कर निकालें। उससे पहले मंजरी एक बड़ी खास बात ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं या जी। हमारी ये ठोड़ी पर, चिन पर जिसको कहते हैं, होठ के नीचे वो आ जाते हैं, ये पहले तो देखें ध्यान से। बिल्कुल। हम तो देखते ही नहीं, है ना? देखते नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें रेणु जी तो बिल्कुल दिखते हैं। नहीं नहीं, जो लोग नहीं देखते जी। उन्हें तो सामान्य शीशे से भी शीशे में भी दिख जाएगा, दिख दर्पण में जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन कभी हमारी बहनें ध्यान से अपने चेहरे को देखिए कि क्या क्या है, क्योंकि अक्सर नाक के ऊपर टिप पर और ये जो नाक में जहाँ जोड़ होता है, जहाँ से शुरू होती है नाक, दाहिने बाईं तरफ, हाँ। दोनों तरफ उसके होठ के ऊपर, वहाँ जो गड्ढा होता है वहाँ पर भी इस तरीके के ब्लैक हेड्स बहुत आसानी बहुत से निकल मिलते आते हैं। जी, जी। तो कृपया इनकी सफाई करें, ये गंदगी है। बिल्कुल। और इसी तरह आप मलाई, शहद दोनों को एक एक चम्मच आप मिला लीजिए और पूरे चेहरे पर 20 मिनट तक लगा रहने दें, और बाद में आप इसको गुनगुने पानी से साफ कर लें, तो भी आपको बहुत फर्क मिलेगा, महसूस होगा। और इसी तरह एलोवेरा और नींबू को मिलाकर भी उस चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। तो इसके बारे में हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि त्वचा पर दाग धब्बे होना एक सामान्य सी बात हो गई है, छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। त्वचा के ये काले दाग धब्बे हमारे चेहरे की रंगत को फीका कर देते हैं। शहद में आप ओट मील और पानी को एक साथ मिलाकर इसका पैक बना लें और चेहरे पर लगाएं, बाद में सादे पानी से इसे धो लें। पैक से चेहरे के दाग हटाने में मदद मिलती है। ओट मील अगर आप लगा रहे हैं तो ओट्स जो आते हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे आप स्क्रब भी कर सकते हैं।
और हमारे साथी ने आगे लिखा है कि एलोवेरा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एलोवेरा को विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाने से लाभ होता है। रात को सोते समय इन दोनों चीज़ों को हथेली में लेकर मिला लीजिए और जहां जहां दाग धब्बे वाली जगह है लगाएं। टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। टमाटर के जूस को बर्फ की ट्रे में जमा कर भी चेहरे की मसाज कर सकते हैं। क्या बात है। और कच्चे आलू को भी आप घिस कर लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो क्यूब बनाना बताया इन्होंने, ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। इसको मतलब किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी और मेहनत वाला काम भी किया जा सकता है। तो कच्चे आलू घिस के लगा ले, फिर चेहरा धो ले। ऐसे केला है उसको पका हुआ ले तो शहद 1 चम्मच लें और दोनों का पेस्ट अच्छे से बना लें, चेहरे पर लगाइए। हफ्ते में 2 बार लगाइए, 4 बार लगाइए। हम गीत सुनाते हैं, आप पैक बनाइए जी। साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। अरे रुतवल बेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। मचलते पानियों में सुन, गुनगुनाते साहिलों की धुन, रुत हसीन है हम जवान है तौबा। नाज़नी जो कोई हंस पड़ी, मोतियों की खुल गई लड़ी, लाजवाब है क्या शबाब है तौबा। रेशमी नजर पड़ गई जिधर, खिल गई दुनिया। अरे रुतवल बेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का चल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। महल न देखे कहीं, आसमां को चूमे जमीन, क्या ख्याल है बेमिसाल है तौबा। आरज़ू लिए निगाह में, मंजिलें बुलाए राह में, इंतजार में बेकरार है तौबा। ख्वाब तो नहीं ये ज़मीं कहीं, खूब है दुनिया। अरे रुतवल बेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का चल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। अरे रुतवल बेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का चल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। तो बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है और बहुत सारे टिप्स अभी बाकी हैं, लेकिन फिर लपेट लो अपना खजाना बिल्कुल, और जल्दी मिलेंगे हम लोग फिर से। तो मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली